नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें छत्तीसगढ़ जुडिशरी की कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ से पहले मेरे पास छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्री का पेपर है जो आपका हुआ है। पेपर बहुत सुंदर है। पेपर को देख के ऐसे लगा कि अब सीआरपीसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीआरपीसी के सिर्फ 2 क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ माना आपको अपने छत्तीसगढ़ के बच्चों को प्रायोरिटी देनी है तो इतना छत्तीसगढ़ के डायरेक्ट दोगे सारे के सारे, ये तो ठीक नहीं है। कोई नहीं, बाहर वाले बच्चों अब छत्तीसगढ़ निकालना है तो उसके वो 5 मायने पढ़ो जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो पेपर मेरे पास है, इस पेपर की हम बात करते हैं तो टीपी एक्ट के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। इसका पेपर भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, इसके आंसर की भी आपके पास आ चुकी हैं। तो जो टीपी एक्ट के क्वेश्चन है वो सारे के सारे सही हैं, अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टीपी एक्ट का क्वेश्चन था गिफ्ट वाला, उस गिफ्ट वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हुई। एक क्वेश्चन था अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ गिफ्ट। हिंदी में जहां पर इन्होंने लिखा कंसिडरेशन, इंग्लिश में लिखा है कंसिडरेशन, हिंदी में लिख दिया करार, जबकि एक्चुअल में वो होता है प्रतिफल। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने दोनों लैंग्वेज में पढ़ा वो तो सही करके आ गए, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो हिंदी वालों को एक नुकसान हुआ है। तो टीपी एक्ट का क्वेश्चन था गिफ्ट वाला, उसका बी जो ऑप्शन है हिंदी में करार और इंग्लिश में है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का हिंदी प्रतिफल होता है और करार की इंग्लिश अग्रीमेंट होती है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ दिखा मुझे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे तो टीपी को उन्होंने अच्छा कवर किया। लिमिटेशन जो नए बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट की तय करें, देखो लिमिटेशन में सेक्शन पीछे से पूछे गए, सेक्शन 32 पूछा इन्होंने, सेक्शन 29 पूछा, जिनको हम ऐसे ना जो लोग पीछे वाले सेक्शन ऐसे छोड़ देते, कंसेप्ट करते हैं, तो बता दूं यहाँ पे सेक्शन 32 से भी क्वेश्चन आया है, सेक्शन 29 से भी क्वेश्चन आया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें कंप्लीट पढ़ के जाना है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है। तो लिमिटेशन के क्वेश्चन अच्छे थे। सेक्शन 10 से भी आया है क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 18 से भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन नंबर आपके क्या कहते हैं 16 से भी आया है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, शेड्यूल भी आए हैं। जो सबसे अच्छी बात थी वो है इन्होंने पीछे से दिए, इन्होंने पूछा है सेक्शन 32 कौन से अमेंडमेंट से हटाया है। तो इसलिए हमारे लिए जब सिलेक्शन चाहिए तो हमें हर एक चीज पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एनआई एक्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। एनआई एक्ट में इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। जो इनके छत्तीसगढ़ में एनआई एक्ट कंप्लीट आता है तो इतना टफ नहीं है, नॉर्मल है, आप अच्छे से पढ़ के उसको कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी लास्ट में सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो अभी जुडिशरी है फर्स्ट से भी पूछती है लास्ट से, क्योंकि डिग्री का क्वेश्चन भी इसमें आया है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो प्री के लिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरा डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 से लगा के लास्ट सेक्शन तक हमें कंप्लीट पढ़ना है, ध्यान रखना है। आप अक्सर छोड़ देते हो, वहीं से सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत सारे थे, आप देख सकते हैं। एसआरए के क्वेश्चन सबसे बढ़िया है। सेक्शन बेस्ड तो एसआरए में भी आए, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, लिमिटेशन के भी थे, एसआरए के भी थे, क्या बोलते हैं सीआरपीसी से भी थे, ठीक है, एविडेंस से भी थे, सबके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सबके थे। जो सबसे इजी पेपर था इनका वो था एसआरए का। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंदर देखो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट दिए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर तो मोस्ट ऑफ जो है एक्ट है ये उनके चैप्टर या सेक्शंस हैं। जैसे मैं चैप्टराइजेशन कराती हूँ आपको वीडियो में, वही चैप्टर पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आपका अधिनियम के अंदर जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति का उल्लेखित किस चैप्टर में किया गया है बताओ। तो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस में बता रखे हैं, अगर वहां से भी पढ़ो तो आदत चीजें आपके वहां से भी क्लियर हो जाती है। देन आता आपके पास छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट के बाद हम बाहर निकलते हैं वापस और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते। लगभग इन्होंने 30 से 40 क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ के एक्ट जो है माइनर 5 एक्ट उसमें से इन्होंने कवर किए, क्योंकि इसी के लिए तो इन्होंने सीआरपीसी से 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, इनको सीआरपीसी अच्छी नहीं लगती, ये कहते सीआरपीसी नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं पढ़ूंगा सीआरपीसी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो इन्होंने सीपीसी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए। सीपीसी के अंदर डिग्री का क्वेश्चन आया था, डिग्री में क्या है क्या नहीं। सीपीसी के अंदर मैच करने के लिए सेक्शंस इन्होंने दिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन था इन लोगों का। सीपीसी के अपील से क्वेश्चन आया, इन्होंने केस भी दिए हैं। एक तो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड केस दिया इन्होंने, सीपीसी के सेक्शन 104 से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने। सीधा पूछा है ऑर्डर नंबर, कोस्ट से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है, जो मैं पढ़ाती हूँ चैप्टराइजेशन ऑर्डर्स टाइटल्स, सीधा पूछा है कोस्ट से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास सीआरपीसी से 2 ही क्वेश्चन है, एक है सेक्शन 234 का टाइटल पूछा सीधा, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो बहुत खतरनाक था सीआरपीसी से, कि सीआरपीसी का 2013 का अमेंडमेंट कौन सी डेट से अप्लाई हुआ है। देखो आप कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है, 3 फरवरी 2013 से। तो ये देखो, तो जितने अमेंडमेंट है उनकी डेट आपको याद करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे क्वेश्चंस थे, आर्टिकल डायरेक्ट आर्टिकल 30 से पूछा है, केसेस दे दिए, उनके ईयर पूछे हैं, है ना। मैं हमेशा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ तो कई चीजें स्किप करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ 280 पढ़ लो, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है। बिल्कुल 280 यहाँ पे आया है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया है।
और फाइनेंस क्या बोलते हैं बिल क्या होता है उसके बारे में इन्होंने दिया है। 25th अमेंडमेंट कब आया, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था सबके लिए, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, गवर्नर की क्वालिफिकेशन कहाँ दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल अपील कहाँ है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है। इंडियन एविडेंस एक्ट कमेंसमेंट कब हुआ, आप देखो जो कंसेप्ट पे ज्यादा जाते हैं वो कौन देखता कमेंसमेंट कब हुआ, कमेंसमेंट पूछ लिया 1 सितंबर 1872, और क्या चाहिए बताओ। इंडियन एविडेंस एक्ट में इन्होंने जुड़ने के लिए कहा है। एक अक्सर हम लोग जब भी एस्ट्रोबल पढ़ते हैं तो शरद चंद्र डे का जो है हम लोग केस लिखवाते रहते हैं, वो केस भी इन्होंने पूछा, तो बड़ा अच्छा लगता है ना, आप जो पढ़ा रहे हो वो एग्जाम में दिख रहे हैं तो खुशी होती है थोड़ी सी। फिर इन्होंने सूट से रिलेटेड भी केस पूछा है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन डिलीट होगा आपका, क्वेश्चन मेरे पास जो एक क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ नोटिस इज गिवन अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जबकि ये था 80 ऑफ सीपीसी। सीपीसी का क्वेश्चन था, लेकिन इन्होंने जो है क्या बोलते हैं टाइटल में इन्होंने एविडेंस एक्ट लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना है। इसमें आपके ऑब्जेक्शन रेज होंगे तो आप इसको जरूर डालिएगा, क्योंकि इसमें एक्ट का नाम ही इन्होंने गलत लिख दिया। एक तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में, हालांकि लिखा होता है कि हिंदी इंग्लिश में जब भी ऐसा हो तो इंग्लिश में वेरी होगी, मान्य करेगी, पर हिंदी मीडियम वाले फिर पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा, तो इतना कितना करेंगे। तो एक क्वेश्चन वो डिलीट होना चाहिए, एक ही इंडियन एविडेंस एक्ट जो लिख दिया सीपीसी की जगह वो डिलीट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के भी इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पर अच्छे क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट के भी। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम देखेंगे आईपीसी। आईपीसी का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबका डियर है, इनका भी फेवरेट है, तो इन्होंने मैच करने वाले पूछे हैं और साथ ही साथ सेक्शन बेस भी है, तो आईपीसी भी इन्होंने बहुत इजी पूछी, स्पेशली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इनका फेवरेट है, और हर जुडिशरी के एग्जाम में आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूछा ही जाता है। उसके बाद आता है आपके पास एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास, क्वेश्चन था ए शूट्स एट जेड विथ इंटेंशन टू किल हिम अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ डेथ इंश्योर्ड अंडर आईपीसी इज गिल्टी फॉर मर्डर, ठीक है। तो ये मर्डर नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो इंग्लिश में तो लिखा इफ, लेकिन हिंदी में इफ लिखना भूल गए। हिंदी में जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है, जबकि यहाँ पे इंग्लिश में इफ लिखा हुआ है और हिंदी में परिणाम स्वरूप। तो 98 है ना, ये भी हिंदी में गलत दिया हुआ है। तो जो मेरे पास डी सीरीज है, तो डी सीरीज का जो 98 नंबर क्वेश्चन है वो हिंदी में तो उन्होंने कह दिया कि वो परिणाम स्वरूप मर जाता है, जबकि इंग्लिश कहता है उसने कैसा एक्ट किया कि वो मर सकता था, इफ लगाया यानी वो मर सकता था, तो वो जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर में। और इनके आंसर की में इसका आंसर अटेम्प्ट टू मर्डर दे रखा है, बी आंसर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे देखें जो डिलीट होने के एक है, बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस पूरे पेपर का ओवरव्यू यही कहता है सीआरपीसी पढ़ना बंद कर दो। 2 ही सवाल, 100 सवाल में से 2 सवाल सीआरपीसी के, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो कुल मिला के अच्छा है पेपर, कट ऑफ जाने की जो संभावना है सब कुछ डिपेंड ऑन है आपका माइनर एक्ट। जिनके माइनर एक्ट की तैयारी अच्छी थी उनका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर मैं राजस्थान के बाहर से बात करूँ तो मोस्ट ऑफ बच्चों के नंबर आ रहे 70, 72, 75, 78, तो इस हिसाब से। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो बच्चे उनके अभी मेरे पास नंबर है नहीं किसी के, किसके कितने आ रहे, तो इन सब का ओवरव्यू देखते हुए ये लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 83 से 85 के बीच में। हालांकि ये लोग रिजल्ट देते तो बताते भी नहीं है ना कि कट ऑफ कितनी गई, लास्ट टाइम में नहीं बताया, ये तो गलत है। देखिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी कोई भी, स्पेशली मैं राजस्थान जुडिशरी की बात करूं तो बकायदा कट ऑफ लिखते हैं किसकी कितनी गई। तो हम तो, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होता है, वो जानना चाहता है ना उसके नंबर इतने आए, कट ऑफ कितनी गई है। तो कई सारे ऐसे स्टेट है जो कट ऑफ देते नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट मैन की तैयारी करो। तो कम से कम हम बच्चों को यही तो राइट है ही है ना कि हमें पता तो चले कि कट ऑफ कितनी गई, और हमारे पास जब आप आंसर की दे रहे हो, हम मिलान करके हम रख रहे हैं, और फिर आप कहते इतने सेलेक्ट हुए, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा हुआ या नहीं हुआ। तो कट ऑफ जरूर जारी कीजिए। तो इस बार संभावना है 82 से 85 कट ऑफ जाने की। तो जिनके 85 आ रहे हैं वो तो अपनी तैयारी कर लीजिए, जिनके 80 भी आ रहे हैं वो तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।